देखिए आगे आपका स्टापेल की, अब तक स्टापेल के बारे में क्या क्या बताया गया था वो देखिए। एक तो हमने स्टापेल के प्रकार बताया, वहाँ से टिप्पणी में क्वेश्चन बनता है और प्रकार से भी सतर्क रहना है। ज़्यादातर इस समय वचनात्मक निबंध बन रहा है, प्री में भी मेंस में भी। फिर आपका स्टापेल का माने स्टापेल होता क्या है, बेरेट की भाषा हमने बताया था। और कम से कम 3 आप केस उसमें ऐड करेंगे। आप और भी ऐड कर सकते हैं 2, लेकिन कम से कम 3 जरूर करिएगा। पहला, जिससे उत्पत्ति हुई पिकर्ड बनाम सीयर्स का, कुछ न याद रहे तो 2-4 लाइन तो लिख सकते हैं। फिर दूसरा शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद लाहा। और तीसरा श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। इसके बाद आपका देखिए अगले मॉडल में चला जाए, अभी स्टापेल समाप्त नहीं हुआ। 3 मॉडल आपका और बनता है, जो बिहार का मॉडल है कि स्टापेल और रेह जुडिकेटा में अंतर बताइए। यानी कि विबंध और आपका प्रांग न्याय में अंतर, ये बिहार में आ चुका है, सीपीसी में जाकर आया है, लेकिन एविडेंस में भी पूछ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। फिर आपका पुछल्ला इसी में जोड़ देगा क्वेश्चन में कि स्टापेल का एविडेंशियल वैल्यू बताइए। यानी कि साक्ष्य में क्या महत्व होता है वो बताइए। फिर जोड़ देगा स्टापेल की सीमाएं बताइए, इसकी लिमिटेशन बताइए। सीमाओं का मतलब ये हुआ कि कब विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो इन तीनों क्वेश्चनों को अलग अलग हम शुरू करते हैं लेक्चर में। पहला हम सीमा ही बताते हैं, तब एविडेंशियल वैल्यू, और लास्ट में आपका रेह जुडिकेटा और स्टापेल में कम से कम 10 अंतर तैयार करके जाइएगा। अंतर आपका बिहार जे में पूछा जा चुका है, हो सकता है कि एविडेंस में भी पूछ ले। तो कम से कम 10 अंतर हम दो दो बार बताएंगे। प्रयास करिए कि लेक्चर के समय ही आप रट डालिए। पहले आपका स्टापेल की सीमा बताई जाए। सीमा का मतलब ये हुआ, फिर एक बार देखिए आपका विबंध जो है यह एक प्रक्रियात्मक नियम है, यानी कि प्रोसीजरल लॉ का नियम है। अतः यह सार्वन्य विधि पर, सब्टेंसिव विधि पर प्रिवेल नहीं करेगा, अभिभावी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कानून द्वारा जो सब्टेंसिव लॉ हो स्टापेल को विफल कर। देखिए आवाज नहीं जा रही, क्या फोन आने लगा। हेलो। हेलो।
हेलो। हेलो। हेलो। एक दो मिनट रुकिए भाई, फिर से लाइव हो रहा है तब। हेलो। देखिए तो रिपीट हो रहा है कि सही है। हेलो। 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 बोल तो रहा हूँ, देखिए। हेलो। सही हो गया हो, ठीक है, फिर बात करते हैं। नोटिफिकेशन आप कर दीजिए बार बार। देखिए आपका, पहले हम स्टापेल की सीमाएं शुरू किए हैं। सीमाओं का मतलब ये हुआ कि स्टापेल कब कब अप्लाई नहीं करेगा, ये सीमा होती है। मैं फिर बता दूं तो आपका, चूंकि स्टापेल एक आपका प्रोसीजरल लॉ का नियम है, प्रक्रियात्मक विधि का नियम है, अतः सारवान विधि के किसी प्रावधान को यह जो नियम है वह विफल नहीं कर सकता। यानी कि सारवान विधि के किसी प्रावधान पर प्रिवेल नहीं करेगा, अभिभावी नहीं होगा। इसका आगे हम एक अच्छा उदाहरण बताएंगे। अभी बस एक लाइन ये जानिए कि आपका सारवान विधि में अगर इसके विपरीत नियम दिया गया है तो स्टापेल का सिद्धांत वहां अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, आप देखिए आपका कब कब लागू नहीं होगा। जो सावरेन एक्ट होता है सावरेन एक्ट का मतलब जो संप्रभु कार्य होता है उसके विरुद्ध स्टापेल लागू नहीं होता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर संप्रभु ने कोई कार्य किया और बाद में उस कार्य से संप्रभु मुकर गया, तो ऐसी दशा में हम सावरेन को, संप्रभु को विबंधित नहीं कर सकते कि आप अपने वादे पर कायम रहिए। लेकिन लेकिन भी लगाकर चलना है। लेकिन एक ऐसा स्टापेल है जो संप्रभु के या सरकार के विरुद्ध भी लागू होता है। और वहीं अपवाद में बताया भी था कि कौन सा विबंध संप्रभु के विरुद्ध भी लागू होगा, प्रामिजरी स्टापेल या वचनात्मक विबंध। यानी कि अगर फिर एक बार देखिए, तीन तीन चार चार पांच पांच लाइन ही लिखना है। सामान्यतः संप्रभु कार्यों के विरुद्ध विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। आपका वचनात्मक विबंध संप्रभु कार्यों में भी लागू होता है। अर्थात यदि सरकार ने किसी व्यक्ति को कोई वचन दिया हो और वह व्यक्ति उस वचन के आधार पर अपनी हैसियत में परिवर्तन लाया हो, तो सरकार को मुकरने से विबंधित कर दिया जाएगा।
रोक दिया जाएगा, क्योंकि ये वचनात्मक विबंध संप्रभु के विरुद्ध भी क्या होता है, लागू। अलग से भी इस पर क्वेश्चन बनता है। ये पहला आपका सीमा रही। दूसरी सीमा, जो स्टेचूट होता है, यानी कि जो संविधि होती है, जो कानून होता है, या आप आसान भाषा में कहेंगे अधिनियम या संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध स्टापेल का प्रावधान लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संहिता या अधिनियम में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया हो कि स्टापेल का सिद्धांत इस बिंदु पर, इस विषय पर लागू नहीं होगा, यानी कि कोई सब्सटेंसिव लॉ है, कोई सारवान विधि है और वह स्टापेल को बार करती हैं, स्टापेल का सिद्धांत मने लागू करने से रोकती है, तो संविधि के नियमों के विरुद्ध या संविधि की धाराओं के विरुद्ध स्टापेल का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसका उत्तम दृष्टांत भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 में पाया जाता है। एक उदाहरण वहां से दीजिएगा। भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा से, 11 से अवयस्क का मामला उठाइएगा और केस भी आप दे सकते हैं। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के बाद में जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ ने ये कहा कि अवयस्क के विरुद्ध स्टापेल का सिद्धांत लागू नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम का है, अपनी आयु के बारे में झूठ बोला था और जब वयस्क हो गया तो अब मुकर रहा है, तो उसे मुकरने से रोका जा सकता है कि नहीं? नहीं रोका जा सकता, क्योंकि माइनर के खिलाफ स्टापेल का सिद्धांत लागू होता है कि नहीं? उसे रोका नहीं जा सकता। बाद में वह पलट सकता है कि उस समय जब मैं करार किया था मेरी एज 18 वर्ष से क्या थी, कम। किस केस में ये आया कि स्टापेल का सिद्धांत माइनर के विरुद्ध लागू नहीं होता? तो केस याद रखिएगा, फिर हम एक बार दोहरा रहे हैं, सुबह भी बताया गया था। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। जज का नाम भी लिख दीजिएगा, जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ। तीसरा ये उत्तम उदाहरण एक बताया गया, विबंध का सिद्धांत वहां भी लागू नहीं होता जहां दोनों पक्षकारों को सत्यता का पता हो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब दोनों पक्षकार सत्य बात जानते हैं तो क्या स्टापेल का सिद्धांत वहां लागू होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब आइए सत्यता का ज्ञान कराया जाए। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और बी को अपना मकान बेच रहा है। ये भी जानता है कि ये मकान मेरा नहीं, मेरे पिताजी सी का है, और बी भी जानता है कि ये मकान ए का नहीं है बल्कि किसका है, सी का। और बाद में ए उस मकान का स्वामी हो जाता है, तो क्या ए के खिलाफ, कल भी मैं उदाहरण बताया था टीपीए की धारा 43 का क्या ए को अपने पूर्ववर्ती कथन से मुकरने से अब रोका जा सकता है कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों पक्षकार पहले से ही सत्यता का क्या रखते थे? ज्ञान। यानी कि जब दोनों पक्षकारों को सत्यता का नॉलेज है तो ऐसी दशा में अब स्टापेल का नियम लागू नहीं होगा और दूसरा जो व्यक्ति झूठ बोला था अपनी बातों से अब क्या कर सकता है? पलट सकता है। तो 3 याद रखिएगा, संप्रभु के विरुद्ध लागू नहीं होता, लेकिन इसका अपवाद क्या है? प्राइमरी स्टापेल। संविधि के विरुद्ध लागू नहीं होता, कानून के, लेकिन इसका मैंने हमने उदाहरण बताया। संविदा अधिनियम की कौन सी धारा 2 लाइन ऐड करेंगे? 11। और जहाँ की दोनों पक्षकारों को सत्यता का क्या हो? भान हो, ज्ञान हो,
तो इस्टापेल लागू होगा कि नहीं? नहीं। अब एविडेंशियल वैल्यू आइए, आपका एविडेंशियल वैल्यू भी अच्छे से लिखना है। और जब आप एविडेंशियल वैल्यू लिखेंगे तो सतर्क रहेंगे। देखिए आपका विबंध का साक्ष्य में क्या महत्व होगा? तो विबंध का साक्ष्य में महत्व क्या होता है? तो विबंध साक्ष्य में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, न कि वाद कारण। पहला ये लिखेंगे, यानी कि स्टापेल डिफेंस देता है, काज आप एक्शन को जन्म नहीं देता, अर्थात विबंध ढाल है, तलवार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके खिलाफ मुकदमा किया जाए तो आप अपने बचाव में उसका प्रयोग कर सकते हैं कि हजूर विपक्षी को इस बात से मुकरने से क्या किया जाए, रोका जाए। तो किस में आपने प्रयोग किया? अपने डिफेंस में, अपने बचाव में। तलवार नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि काज आप एक्शन स्टापेल उत्पन्न नहीं करता, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि विबंध के आधार पर आप वाद दायर नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन लगाकर चलना है, लेकिन वचनात्मक विबंध इसका एक्सेप्शन है, यानी कि प्राइमरी स्टापेल इसका अपवाद है। अपवाद का मतलब ये हुआ कि ये ढाल भी हैं और तलवार भी, यानी कि वचनात्मक विबंध एक ऐसा विबंध है जो वाद हेतु, काज आप एक्शन कहिए या वाद कारण आसान भाषा में कहिए, उत्पन्न करता है और प्रतिरक्षा के रूप में भी क्या है? मान्य है। कल हम और इसको बताएंगे, आगे बढ़ा जा। आपका एविडेंशियल वैल्यू एक दो और चार पांच और हैं, लेकिन आपका दिमाग में नहीं आ रहा है, तो इससे अच्छा है कि कल बता दिया जाएगा 5-10 मिनट। हम आगे बढ़ें। आपका तीसरा जो मॉडल हमें इसमें पढ़ना है, आपका रेस जुडिकेटा और स्टापेल में डिफरेंस क्या है। तो पहले तो आप स्टापेल समझ ही लिए हैं। अब कंसेप्ट आपका प्रांग न्याय या रेस जुडिकेटा का क्लियर होना चाहिए। जब तक प्रांग न्याय का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक अंतर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले रेस जुडिकेटा होता क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, ये देखा जाए, और तब आपका 7-8 अंतर स्टापेल और आपका रेस जुडिकेटा में बताया जाए। रेस का मतलब होता है ए थिंग्स, और जुडिकेटा का मतलब होता है ऑलरेडी एड जज्ड, यानी कि ए थिंग्स का मतलब कि एक मामला, एक चीज या एक विषय वस्तु या एक विवाद। ऑलरेडी एडजज्ड का मतलब पूर्व में ही न्याय निर्णित, यानी कि जिस पर कि न्यायालय ने पहले ही निर्णय दे चुका हो। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब एक विवाद पर न्यायालय ने एक बार निर्णय दिया है, तो उसी विवाद को लेकर अगर पुनः वाद नया दायर किया जाता है, तो सीपीसी की धारा 11 कहती है कि ऐसा सब्सिक्वेंट सूट, यानी कि ऐसा पश्चातवर्ती वाद डिसमिस कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि दोहरे वाद से सुरक्षा दी गई है। अब आपका स्टापेल क्या था? तो स्टापेल में मुकदमा दायर नहीं हम करा रहे थे। स्टापेल में हमने ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती कथन किसी तथ्य के बारे में किया हो और पश्चातवर्ती, यानी कि बाद में उस कथन से मुकरना चाहता हो, तो उसे मुकरने से
विबंधित कर दिया जाता है, यानी कि इसका मतलब कि पक्षकार को विपरीत कथन करने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो अब आपका रेह जुडिकेटा और स्टापेल में अंतर को, किसका एरिया व्यापक है किसका सीमित है, पहले ये भी समझ लीजिए। विबंध का जो एरिया है वह व्यापक है। विबंध का ही एक प्रकार आपका रेह जुडिकेटा है, और मैं प्रकार में पहला ही बताया था कि जो विबंध न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होते हैं उसे स्टापेल बाई रिकॉर्ड कहा जाता है, अभिलेख द्वारा उत्पन्न विबंध। यानी कि रेह जुडिकेटा भी एक स्टापेल ही है, लेकिन एविडेंस एक्ट में नहीं दिया गया है, लेकिन वह भी एक विबंध का क्या है, प्रकार। तो तीन प्रकार हमने सामान्यतः बताया था, अभिलेख द्वारा पहला, दूसरा विलेख द्वारा, तीसरा आचरण द्वारा, और चौथा न्यायालय जबरदस्ती विबंध मान लिए, कौन सा, वचनात्मक। तो एविडेंस एक्ट केवल किस विबंध की बात करता है, आचरण द्वारा 115, 116 और 117। जो ये अभिलेख द्वारा उत्पन्न विबंध हैं, ये सीपीसी की धारा 11 में जाएगा, 13 में जाएगा। भारत के न्यायालय निर्णय दिए हैं तो 11, और विदेशी दिए हैं तो आपका 13। अब अंतर थोड़ा आप बताइए। पहले तो आपका बंटवारा कर लिया जाए और एक एक अंतर देखा जाए। देखिए आपका यहाँ हम आपका विबंध लिखते हैं पहले, विबंध, और यहाँ आपका रेह जुडिकेटा यानी कि प्रांग न्याय, प्रांग न्याय। चलिए पहले क्या करके, पहले किसका दायरा व्यापक है और किसका सीमित है इसी पर आया जाए। तो किसका दायरा व्यापक है, विबंध का, और किसका दायरा सीमित है, रेस जुडिकेटा। क्यों विबंध का दायरा सीमित है, क्योंकि रेह जुडिकेटा भी विबंध का ही एक प्रकार है, भाग है। कौन सा विबंध हमने अभी बताया, स्टापेल बाय रिकॉर्ड, यानी कि अभिलेख द्वारा उत्पन्न विबंध। बिहार अभी इंटरव्यू में लगातार पूछा जाता है कि आर्टिकल 226 और 32 में किसकी विषय वस्तु व्यापक है और किसकी विषय वस्तु सीमित है। तो 226 की व्यापक है और 32 की क्या है, सीमित। 226 के तहत आप मूल अधिकार और अन्य प्रयोजनों के लिए जा सकते हैं हाई कोर्ट, लेकिन 32 के लिए केवल कब किस में जाएंगे, फंडामेंटल राइट। फिर इसी तर्ज पर क्वेश्चन आपका बनता है कि आपराधिक मानववध व्यापक है कि हत्या व्यापक है आईपीसी में। तो आपराधिक मानववध व्यापक है और हत्या का दायरा क्या है, सीमित। फिर एविडेंस में इसी तर्ज पर आपका स्वीकृति व्यापक है कि संस्वीकृति, स्वीकृति व्यापक है और संस्वीकृति का दायरा क्या है, सीमित। फिर संविदा नियम में पूछा जाता है करार का दायरा व्यापक है कि संविदा का, करार का, और संविदा का दायरा क्या है, सीमित। उसी प्रकार यहाँ भी याद रखिए, एक क्वेश्चन इंटरव्यू का और हम बता दें, वह आपका सीआरपीसी की धारा 300 का क्लाज 1 पूछा जाता है, और फिर संविधान का अनुच्छेद 20 का क्लाज 2 पूछा जाता है। कौन व्यापक बचाव देती है, कौन सीमित बचाव देती है। तो संविधान सीमित देता है और सीआरपीसी हमारी क्या देती है, व्यापक। दोष मुक्ति और दोष सिद्धि दोनों में सीआरपीसी की धारा 300 का क्लाज 1 बचाव देगा, और संविधान केवल दोष सिद्धि में, मुक्ति में नहीं। फिर एक बार आगे बढ़ा जाए। अब अगला आइए, आपका अगला नियम देखा जाए। आपका स्टापेल का जो नियम है
यह आपका कैसा नियम है? प्रक्रियात्मक नियम तो है ही, लेकिन साक्ष्य का नियम है कि आपका विधि का नियम है? बताइए। साक्ष्य का नियम है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से लेकर 117 तक में दिया गया है, जबकि रेस जुडिकेटा एक प्रोसीजरल लॉ का नियम है और सीपीसी की धारा 11 और 13 में दिया गया है। नहीं तो उत्पत्ति हम बता रहे हैं ना, नहीं तो फिर हम बता रहे हैं। देखिए एक बार, अगर आपका ये पूछे कि स्टापेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सही बात है कि इक्विटी कोर्ट ने ही इसकी उत्पत्ति की, लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, ये भारत में एविडेंस का नियम है। वो उत्पत्ति पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया था किसका नियम, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। नहीं तो आपका जो नियम है, अगर एविडेंस देखिए उसमें दो आपकी बातें हैं। अगर ये पूछे कि आपका जो स्टापेल है ये किसका नियम है, तो वास्तव में इसकी उत्पत्ति जो है आपका इक्विटी कोर्टों द्वारा हुई, तो इक्विटी का नियम है। लेकिन भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य के नियम के रूप में आपका स्टापेल को मान्यता दी गई है, लेकिन नियम तो वास्तव में उत्पन्न हुआ कहाँ से? इक्विटी से। तो इक्विटी सही है। अगर भारत में स्पेशली पूछे देकर, तब आप मारिए साक्ष्य का नियम। तो किसका नियम है? ठीक तो है, साम्या का नियम है। इसमें क्या गलती है? हम तो बता ही रहे हैं कि साम्या ने उत्पत्ति किया, तो साम्या का नियम। अब वो अलग बात है कि भारत में इसे समाहित किया गया एविडेंस एक्ट में। नहीं, नहीं, देखिए पहला वरीयता आप साम्या ही मारिए भाई, बाद में साक्ष्य आएगा। ये अगला देखिए आपका स्टापेल कैसे उत्पन्न होता है। अब अगला नियम देखा जाए, जो विबंध है वह पक्षकारों के या तो कार्य द्वारा या घोषणा द्वारा या लोप द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि रेस जुडिकेटा पक्षकारों के कार्य घोषणा या लोप द्वारा उत्पन्न नहीं होता। ये सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्ववर्ती निर्णय से उत्पन्न होता है। उत्पन्न कैसे हुआ? स्टापेल कैसे उत्पन्न हुआ? पक्षकार के आचरण से उत्पन्न हुआ। न्यायालय ने उत्पन्न नहीं किया, ये अपक्षकारों ने उत्पन्न किया है। जबकि रेस जुडिकेटा कैसे उत्पन्न होता है? तो कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से। अगला अंतर आइए, जहाँ तक विबंध की बात है, विबंध दोनों पक्षकारों पर लागू नहीं होता। ये यानी कि दोनों पक्षकारों को मुकरने से नहीं रोका जाता, केवल और केवल उस पक्षकार को मुकरने से रोका जाता है जिसने कोई घोषणा, कार्य या लोप किया है। तो बताइए, विबंध दोनों पक्षकारों को रोकता है कि एक पक्षकार और उसके हित प्रतिनिधि को, एक पक्षकार और उसके हित प्रतिनिधि। जबकि रेस जुडिकेटा जो है वह दोनों पक्षकारों और उनके विधिक प्रतिनिधियों को रोकता है, यानी कि रोक देता है कि आप नया मुकदमा दायर नहीं करेंगे। अगला नियम देखिए, जो ये स्टापेल है आपका, ये विपरीत कथन करने से निवारित करता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, जब एक पक्षकार ने किसी तथ्य के बारे में एक बार कोई कथन किया है, तो स्टापेल अब उस कथन से विपरीत कथन करने से विबंधित करता है, यानी कि कथन से आपका मुकरने से क्या करता है? रोकता है। जबकि रेस जुडिकेटा कथन से मुकरने से नहीं रोकता, बल्कि वह जब एक बार सक्षम न्यायालय ने फैसला दे दिया है, तो दोनों पक्षकारों
और उनके हित प्रतिनिधियों को उसी विषय पर नया वाद दायर करने से क्या करता है, रोकता है। भाई नया वाद आप दायर करने से क्या हो गए, विबंधित, रोक देता है। अगला ये जो ये इस्टापेल हैं, ये आपका उत्पन्न कैसे होता है। इस्टापेल पक्षकारों के कार्य से उत्पन्न होता है, और जबकि रेस जुडिकेटा सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से। उद्देश्य में अंतर दिखाइएगा। इस्टापेल का उद्देश्य ये है कि किसी पक्षकार को जिसने पूर्ववर्ती कोई कथन किया है उसे उसके विपरीत कथन करने से क्या किया जाए, रोक दिया जाए। यानी कि इस्टापेल का उद्देश्य पक्षकारों को सुरक्षा प्रदान करना है, यानी कि व्यक्तिगत हित को साधा जाता है, जबकि रेस जुडिकेटा का उद्देश्य व्यक्तिगत हित के साथ साथ आपका लोक हित को भी मान्यता देता है। और स्पष्ट मैक्सिम 3 है, जहाँ के व्यक्तिगत हित और लोक हित को धारा 11 में मैक्सिम लिखी गई है कि यह राज्य के हित में होगा कि मुकदमेबाजी का क्या हो, अंत। तो बताइए आपका रेस जुडिकेटा का सिद्धांत पर्सनल इंटरेस्ट में है कि पब्लिक की, दोनों। और इस्टापेल का सिद्धांत पब्लिक हित में नहीं बल्कि किस हित में है, व्यक्तिगत। थोड़ा कठिन जरूर है। जहाँ तक इस्टापेल की बात है, आपका दायरा बता ही दिया गया था, व्यापक है। उद्देश्य भी आपका बता दिया गया। देखिए आपका अगला अंतर देखिए, इस्टापेल जो व्यक्ति पूर्ववर्ती कथन किया था उसको कथन से मुकरने से विबंधित करके दूसरे पक्षकार के हित को, माने हित विफल होने से रोका जाता है। यानी कि दूसरे पक्षकार को सुरक्षा दी जाए और पहला पक्षकार अपने बयान से न पलटे। ये मुख्य उद्देश्य किसका है, इस्टापेल का। लेकिन रेस जुडिकेटा का मुख्य उद्देश्य ये है कि दोहरे वाद हेतुक से सुरक्षा, माने दोहरे वाद से सुरक्षा, यानी कि पक्षकारों को दोहरे वाद या डबल सूट से क्या दी जाए, सुरक्षा। यानी कि जब एक बार एक मुकदमे में फैसला आ गया तो उसी विवाद के लिए दूसरे पक्षकारों को दोबारा तंग किया जाना चाहिए कि नहीं, नहीं किया जाना चाहिए। 6-7 अंतर आपका हुआ। चलिए एक दो अंतर थोड़ा लग रहा है छूट गया है, अब याद भी नहीं आ रहा है आपका। कॉपी में भी दायरा सीमित ही लिखा गया है, लेकिन कम से कम 9-10 अंतर आपका क्या करना है। पहले 7-8 अंतर हुआ, आगे बता देंगे हम आपका। भाई देखिए कभी काल ये होता है कि आदमी पढ़ाता तो है लेकिन कुछ बातें अब मिस हो जाती हैं, जैसे आज हो जा रही हैं। यानी कि आदमी लाख प्रयास कर रहा है फिर भी एक दो बातें क्या हो जा रही हैं, मिस। 10 अंतर बताना जाना चाहिए कम से कम, लेकिन 7-8 ही आदमी बता पाया तो कोई बात नहीं, फिर कल अपना होगा, अपना बताया जाएगा। कौन भगा जा रहा है, छूट गया तो फिर से बताएंगे। अगला ये आपका इस प्रकार अंतर भी आपका समाप्त हुआ। 2-3 अंतर और बचे हैं जो भाई आपका अभी माने मेमोरी रिफ्रेश नहीं हो पा रही हैं। अगला देखा जाए, आपका अगला चैप्टर की भूमिका कम से कम बांध दिया जाए ताकि कल आपका उस पर लेक्चर चले। अब आपका धारा 118 से लेकर और आपका जो चलता है इधर आपका आगे धाराएं, इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होगा, सक्षम साक्षी कौन होगा, इसका उल्लेख करिए।
यानी कि कौन व्यक्ति न्यायालय में गवाही देने में सक्षम होगा, इसका उल्लेख करिए। अब फिर पुछल्ला जोड़ देगा, या तो मूक पर दे देगा, या पागल पर दे देगा, या गूंगा पर दे देगा, और एक बीच में या बच्चे पर दे देगा, और एक बीच में या सह अपराधी पर दे देगा, और एक दृष्टांत पूछ लेगा। जैसे कि ये एक व्यक्ति बोलने में असमर्थ है, तो क्या वह सक्षम साक्षी होगा? इस बात का उल्लेख सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख करके करिए। तो एक तो क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटेंट विटनेस पर, और दूसरा आपका जो बन जाता है उसमें पुछल्ला जोड़ देता है। या एक व्यक्ति पागल है, क्या वह अनसाउंड माइंड है, क्या वह कॉम्पिटेंट विटनेस होगा कि नहीं, ये पूछ सकता है। या सह अपराधी एक कॉम्प्लेक्स आपका सक्षम साक्षी होगा कि नहीं। तो पहले तो सेक्शन पकड़िए कि अगर सक्षम साक्षी पूछा जाए तो कौन कौन सा सेक्शन आप लिखेंगे। पहले सेक्शन एरिया कवर की जाती है। अगर कॉम्पिटेंट विटनेस पूछे तो धारा 118 लिखनी पड़ेगी, 119 लिखने पड़ेगी, 120 और 133, यानी कि 4 धाराएं हर हाल में लिखनी पड़ेंगी। कौन कौन से मैं बता दूं। और पहला मॉडल यही चलेगा, 118, 119, 120 और कौन सी धारा आपका 133 में कौन व्यक्ति साक्ष्य देने में कॉम्पिटेंट या सक्षम होंगे, इन बातों का उल्लेख किया गया है। ये 4 धाराएं हम डिटेल में बताएंगे। इसके बाद जो समस्या पूछी जा सकती है, अगर आपका अनसाउंड माइंड पर्सन पर पूछे तो 118 से कवर होगा। डम्ब विटनेस पूछे, मूक साक्षी पूछे तो कौन सी धारा, 119 से। अगर हस्बैंड वाइफ पूछ ले तो 120 से। और सह अपराधी पर अगर उदाहरण दे दे कि सक्षम साक्षी होगा कि नहीं, तो कौन सी धारा, 133। यानी कि कम से कम 4 एलेस्टेशन जो समस्यात्मक क्वेश्चन आते हैं, 4 कम से कम तो बताना है ही। आपका जब भी धारा 118 लिखिए, कम से कम एक केस उसमें जरूर डालिएगा। नहीं, 119 जब भी लिखिए तो आपका 119 में एक केस जरूर डालिएगा, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का। यानी कि एक और बालकों पर लिखिएगा तो वहाँ भी हम एक केस आपका बताएंगे कि बालक सक्षम साक्षी होंगे कि नहीं, वहाँ भी हम एक केस आपको बताएंगे। तो आज एरिया कवर कर लीजिए कि कल क्या पढ़ना है। पहले स्टापेल थोड़ा बहुत 5 मिनट पढ़ा के 10 मिनट, उसके बाद आपका ये समाप्त हो जाएगा कल। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है वो भी मॉडल बता दिया जाए। विशेषाधिकृत संसूचनाएं या प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है। तो अगर विशेषाधिकार के बारे में पूछा जाए तब तो भाई 121 से लेकर और 132 तक पूरा लिखना पड़ेगा। और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सभी धाराओं का 3-3 लाइन लिख कर क्या करिए, निकल जाइए। विशेषाधिकृत संसूचनाएं क्या होती हैं और इनका उल्लेख करिए। तब तो ऐसी दशा में 121 से लेकर कहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, 132 तक। और ये सभी धाराएं शॉर्टकट में 3 से 4 लाइन में आप समाहित करेंगे। तो 3 से 4 लाइन में लिखा क्या जा सकता है, केवल मुख्य मुख्य बातें। भाई सेक्शन का जो क्रोड है उसमें का क्रीम है वहीं तो लिखा जा सकता है। इसके बाद इधर आपका समस्यात्मक क्वेश्चन भी बनता है। वकील साहब पर बन जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब पर बन जाएगा, और मुखबिर का क्वेश्चन बन जाएगा। वह जो समस्याएं बनती हैं उसको भी हम देखेंगे। तो अभी आपका
SC/ST एक्ट में आज मेंस के लिए लिखवाया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका एविडेंस का, पहले कॉम्पिटेंट विटनेस देखा जाएगा और तब विशेषाधिकृत संसूचनाएं। देखिए, नए लोगों को बता दिया जाए, आपका 101 धारा से शुरू किया गया मेंस के लिए, आपका 100 धारा तक बाद में, 1 से 100 तक बाद में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये धाराएं इस समय ज़्यादा पूछी जा रही हैं और लोग पढ़ते कम हैं, इसीलिए पहले कहाँ से हमने शुरू किया, लास्ट से। कंसेप्ट क्लियर हैं, जब प्री पास किए हैं तो कुछ जानते हैं तभी तो पास किए हैं, नहीं जानते रहते तो कहाँ से पास कर लेते। तो थोड़ा बहुत ये मान कर चला जा सकता है कि आप कुछ न कुछ क्या करते हैं, जानते हैं।